कशिश इसमें ये आता है, मान लीजिए लोगों का जो सवाल होता है वो ये होता है कि स्टॉक है हमारे पास, उसकी इंट्रिंसिक कुछ वैल्यू है, उसकी कुछ बैकिंग है, या करेंसी मान लीजिए करेंसी है, उसकी कुछ बैकिंग है। बिटकॉइन जो है जैसे आप कह रहे हैं भी सिर्फ एक डिजिट है, उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, कब ख़त्म हो जाए कब ज़ीरो हो जाए कोई चुरा ले, तो ये चीज़ आती है कि भाई ये सिर्फ एक नंबर है, उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं। देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू ये अपने आप एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके लिए तो हम 2-2 3-3 घंटे भी निकाल सकते हैं। देखिए, बिल्कुल। इंट्रिंसिक वैल्यू कि, किसी भी एसेट की, जैसे कि आप गोल्ड की बात करते हैं, क्योंकि गोल्ड ने बहुत सदियों तक एक परफेक्ट फॉर्म ऑफ मनी रही और सदियों तक वो रही, और आज भी गोल्ड एग्जिस्ट करता है और अब भी लोग उसके अंदर एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू उसके अंदर, तो गोल्ड एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और अब समझते हैं गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। गोल्ड की देखिए सबसे बड़ी इंट्रिंसिक वैल्यू ये कि उसे फैक्ट्री के अंदर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है कि कोशिश हुई है, सक्सेसफुल भी हुई, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई, लेकिन इतने साल की कोशिश के बाद जब उन्होंने एटम्स को एक लैब के अंदर, क्योंकि गोल्ड प्रोड्यूस हुआ बिग बैंग थ्योरी से, तो एटम्स को उतनी ही स्पीड से जब उन्होंने एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में टकराया तो बहुत मिनिस्क्यूल क्वांटिटी ऑफ गोल्ड क्रिएट हुआ। तो उन्होंने फिगर आउट किया कि अगर इसको हमें लार्ज स्केल करना होगा तो कितनी बड़े ट्रिलियंस में हमें पैसे खर्चने पड़ेंगे, तो जाके हम एक्सपेरिमेंट को अचीव करेंगे, इससे अच्छा तो माइन ही कर लेते हैं। बिल्कुल। सो द होल पॉइंट हियर व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक, गोल्ड को लैब में क्रिएट नहीं किया जा सकता, मैन मेड मेटल नहीं है, नेचुरल फिनोमिना से आया, ज़मीन के नीचे होता है, कितना ये किसी को पता नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है, हार्डेस्ट मेटल ऑन अर्थ है, रस्ट नहीं होता, खराब नहीं होता, शाइन करता रहता है, शाइन कहीं नहीं जाती। तो ये उसकी जो इंट्रिंसिक चीज़ें वैल्यू है। ठीक है, और अब उसका इंडस्ट्रियल यूज़ केस भी है दवाइयों में और सब बहुत सारी चीज़ों में उसका यूज़ केस भी, ज्वेलरी उसका सबसे बड़ा यूज़ केस है। लेकिन गोल्ड की सबसे बड़ी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? सबसे बड़ी इंट्रिंसिक वैल्यू कि परफेक्ट स्टोर ऑफ वैल्यू है। परफेक्ट स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे है कि भाई अपनी जो परचेजिंग पावर है, जो उसकी जो वो उसको नहीं खोता, जो उसकी जो वैल्यू है वो रिटेन रखता है आने वाली सदियों के लिए। आज अगर आप जाओ और आप कहीं गड्ढा खोदो और आपको गड्ढे के अंदर से 1000 अशरफी मिल जाए और वो 1800 सदी की अशरफियाँ हों, और वो आपको, तो आपको क्या 1800 सदी का रेट लगेगा? नहीं, बिल्कुल आज का रेट लगेगा। तो जो 1800 सदी में तो उसकी वैल्यू उतनी होगी जितनी होगी, लेकिन वो आज हमने जब उसको 200 साल बाद भी निकाला तो रेट आज का लगेगा। तो ये वो अपनी वैल्यू को मेंटेन रखता है। लेकिन वहीं अगर हम यूएस डॉलर की बात करें तो 1930 में जो $1 की वैल्यू थी, आज जो है 99.99% खो चुकी है अपनी वैल्यू। मतलब 110 सालों में प्रॉब्ली, या 90 साल 100 साल में बेसिकली $1 की वैल्यू 99.9% वो अपनी वैल्यू उसकी ज़ीरो हो चुकी है ऑलमोस्ट। लेकिन गोल्ड की वैल्यू आज भी रिटेन्ड है। तो बेसिकली क्या है कि ये उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है कि यार गोल्ड जैसा कोई मेटल रिक्रिएट नहीं किया जाता। हाँ, गोल्ड को राजाओं ने सिल्वर से रिप्लेस करने की कोशिश करी थी बाय द वे, कि सिल्वर की वो चलाओ कॉइन्स, कॉपर के चलाओ, ब्रॉन्ज के चलाओ। कॉइन्स ब्रॉन्ज के भी थे, सिल्वर के भी थे, लेकिन लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम तक जो चले, जो लोगों ने आज तक एक्सेप्ट किए, वो गोल्ड के किए। तो गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू ने उसे प्रीशियस रखा। बिटकॉइन की क्या है? बिटकॉइन पहला डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट नेटवर्क है, पहला एक्सपेरिमेंट है जो कामयाब हुआ कि बंदा एक वैल्यू को ट्रांसफर कर सकता है बिना किसी पर रिलाई किए, बिना किसी थर्ड पार्टी के दूसरी पार्टी को आप वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हो। $10 भी भेज सकते हो और $1 ट्रिलियन भी भेज सकते हो। सोचो जरा कि $5 भी भेज सकते हो, $10 भी भेज सकते हो और $1 ट्रिलियन भी भेज सकते हो, और बिना किसी पे रिलाई करे भेज सकते हो। और अपने इसके जो इंसेंटिव वो इस तरीके से अलाइन है कि माइनिंग भी कोई कर सकता है। मतलब जैसे गोल्ड की माइनिंग फिर भी रेगुलेटेड है कि माइनिंग का लाइसेंस लेना पड़ता होगा। यहाँ माइनर जो है अपना कोई भी माइन कर सकता है, अपना हैश रेट अकोमुलेट करके अपना इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है और एग्जिट कर सकता है। जब उसका मन है अपने ग्रिड को बंद कर दे, जब उसका मन है अपने ग्रिड को ऑन कर ले। माइनिंग, आप तो माइनिंग का प्लांट देख के भी आए हो, है ना? तो बेसिकली इतना फैसिनेटिंग, उस पर से जो
जो लेजर है, सबसे बड़ी इंट्रिंसिक वैल्यू मैं बता रहा हूँ, बिटकॉइन का जो लेजर में एक बारी जो चीज़ लिख दी जाती है, हिसाब किताब, वो अमर हो जाता है, वो इम्यूटेबल लेजर है। ये उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। दुनिया में इम्यूटेबल लेजर हैं कितने? आप बताइए, दुनिया में जितने भी लेजर्स हैं वो किसी ना किसी के कंट्रोल में है। फेडरल रिजर्व का लेजर फेडरल रिजर्व के कंट्रोल में, यूएस गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। उस लेजर के अंदर जो एंट्रीज है और जो एंट्रीज एंटर हो रही हैं और जो डिलीट हो रही हैं, वो किसके कंट्रोल में? आर यू गेटिंग? इवन फेड के बारे में तो आता है प्राइवेट एंटिटी है, यूएस गवर्नमेंट भी कंट्रोल नहीं करता उसको। तो सोचिए, दुनिया में कोई भी लेजर डिसेंट्रलाइज नहीं है। पहली बार बिटकॉइन ने लेजर को डिसेंट्रलाइज करा और ट्रिपल लेजर एंट्री सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ। अभी तक डबल लेजर एंट्री का सिस्टम था। एवरी डेबिट हैज इक्वल क्रेडिट। एक जगह मैंने आपको पैसे दिए तो मेरा डेबिट हुआ, आपका क्रेडिट हो गया। 2 ही एंट्रियाँ होती थी। पहली बार ट्रिपल लेजर एंट्री का इजाद हुआ है। अपने आप में बहुत बड़ी इनोवेशन है। ट्रिपल लेजर एंट्री सिस्टम होती क्या है? मैंने आपको पैसे दिए तो मेरा डेबिट हुआ, आपका क्रेडिट हुआ, और एक और लेजर है जो पब्लिक डोमेन में है, वहां डेबिट और एंट्री, डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्री है, तो पब्लिक को भी दिख रही है। तीन हो गए। मेरा, आपका, पब्लिक के लिए, पब्लिक के पास। ये जो ट्रिपल लेजर एंट्री का जो सिस्टम है, ये अपने आप में एक इनोवेशन है। और ये लेजर इम्यूटेबल है। इस लेजर को यूज करने के लिए क्या चाहिए? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पेटीएम को यूज करने के लिए क्या चाहिए? नॉर्मल फोन या INR। सॉरी, पेटीएम की करेंसी क्या है? एग्जैक्टली INR होगी। ठीक। वीजा की करेंसी INR है। मास्टर, अगर आप इंडिया में हो, बाहर हो तो वहां की करेंसी। स्विफ्ट को यूज करने के लिए क्या चाहिए? करेंसी, डॉलर। बिल्कुल। अगर मेरे को स्विफ्ट यूज करना है, ठीक है, तो बिटकॉइन के लेजर को की पेमेंट नेटवर्क को यूज करने के लिए क्या चाहिए? बिटकॉइन। तो जब लोग उस लेजर की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, लोग उस पेमेंट नेटवर्क की जब डिमांड कर रहे हैं कि यार ये पेमेंट नेटवर्क ठीक है, मुझे अपनी जो वेल्थ है मुझे इस लेजर में रखनी है, सपोज, तो मुझे उस लेजर के अगर रखनी है तो मुझे क्या चाहिए? BTC चाहिए। तो ये उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार ये जो लेजर की म्यूटेबिलिटी और ये जो ट्रिपल लेजर एंट्री सिस्टम है और ये जो डिसेंट्रलाइज पेमेंट नेटवर्क है, मुझे यार ये चाहिए। अब जब इसके अंदर पहले एक आदमी बिलीव था, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 500 मिलियन यूज़र हैं टोटल क्रिप्टो में, और 200-250 मिलियन यूज़र जो है वो बिटकॉइन में इन्वेस्टेड है। तो ज़रा समझो कि 250, 250-300 मिलियन लोगों का जब विश्वास उस लेजर पे बढ़ गया तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई ना। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कोई फॉर्मूला नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू लोगों का बिलीफ है उस पर्टिकुलर एसेट क्लास की प्रॉपर्टीज में और यूज केस में। तो गोल्ड की प्रॉपर्टी पे लोगों का विश्वास बढ़ा कितने सालों में? मोर देन, यार मतलब सृष्टि की रचना, मतलब ह्यूमन काइंड पे चले जाओ, पहले चले। तो इतने सालों में इंट्रिंसिक वैल्यू आई गोल्ड की। हम यहाँ 15 साल में कह रहे हैं कि बिटकॉइन के अंदर धीरे धीरे इंट्रिंसिक वैल्यूज की ड्राइव हो रही है। आपको कन्विंस लग रहा है तो आप लो, नहीं लग रहा तो आप गोल्ड लो। बिल्कुल। लेकिन कश भाई, इस पे एक और सवाल आएगा, शायद वो कनेक्ट हो जाएगा आपके इससे। इंट्रिंसिक वैल्यू बिटकॉइन की आपने समझाई बड़े डिटेल में। इसमें एक चीज़ आती है कि आप कह रहे हो कि बिलीफ सिस्टम आ रहा है, बिलीव कर रहे हैं लोग, लेकिन मैं एक चीज़ देखता हूँ कि बिटकॉइन पे बिलीफ सिस्टम पे, उस मैकेनिज्म पे, वो जो ब्लॉकचेन है, इम्यूटेबल लेजर है, उस पे कहीं शायद ऐसा तो नहीं कि वो कम हो, रादर देन जो बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ रही है, जो पैसा उसके थ्रू आ रहा है, डबल हो रहा है लोगों का पैसा, 2 गुना 3 गुना, उसमें वैल्यू जा रही है, इसलिए लोग बिटकॉइन ले रहे हैं। नहीं, तो वो भी इसी फिनोमिना का पार्ट है, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपने सारी एसेट क्लास में जो मेटल्स की, फिर मैं एग्जांपल मेटल्स पे इसलिए आता हूँ क्योंकि मेटल्स ने हिस्ट्री के अंदर काफ़ी लंबे समय तक एक मॉनेटरी सिस्टम की तरह यूज़ हुए ना, तो इसलिए मैं मेटल्स, जब मेटल्स की बात आई तो मेटल्स के अंदर क्या होता है कि जब इंसान की जब ग्रीड होती है ना, जब कोई चीज़ वैल्यूएबल होती है तो इंसान उसको और पाना चाहता है। जब कोई चीज़ वैल्यूएबल होती है, ये इंसान की ग्रीड है। आप मॉल में जाते हो, आपको कोई चीज़ पसंद आती है, आप कहते हो यार मुझे चाहिए,
जूते चाहिए, कभी घड़ी चाहिए, कभी कुछ चाहिए। ऐसे क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ मूल्यवान होती है, कोई एसेट मूल्यवान होती है, तो इंसान क्या करता है, जो उसका प्रोड्यूसर होता है, उस एसेट क्लास का जो प्रोड्यूसर होता है, जो माइनर होता है, निकालने वाला कह लो, प्रोड्यूस करने वाला कह लो, ठीक है, वो क्या करता है, बढ़े हुए रेट का फ़ायदा उठाने के लिए जाता है और सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि कहता है कि यार इस टाइम रेट अच्छा है, बिल्कुल मुझे और माल लेके आता हूँ, मार्केट में बढ़े हुए रेट पे इसके फ़ायदा उठाता हूँ। यही होता है। बिल्कुल। अब सोचिए मेटल्स में क्या हुआ होगा। जब इंसान ने देखा कि यार गोल्ड मूल्यवान है, तो वो गया होगा और उसने कोशिश करी होगी कि गोल्ड निकालने की, ज़्यादा से ज़्यादा। गोल्ड नहीं निकला। इन द प्रोसेस उसे दिखा कि जब वो खदान में से खोद रहा था तो गोल्ड तो नहीं निकल रहा था उतना, सिल्वर निकला। सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा निकल रहा था, जितनी एफर्ट वो मार रहा था गोल्ड पे, तो उससे कई ज़्यादा गोल्ड तो निकला नहीं, लेकिन सिल्वर निकल रहा था। उससे भी कई ज़्यादा कम एफर्ट में ब्रॉन्ज निकल रहा था, और कम एफर्ट में कॉपर सबसे ज़्यादा निकल रहा था। तो उसने ये देखा कि ज़मीन के अंदर भरपूर मात्रा में कॉपर है, उसके बाद भरपूर मात्रा में ब्रॉन्ज है, उसके बाद भरपूर मात्रा में जो है वो सिल्वर है, मतलब सबसे कम। तो सिल्वर, गोल्ड सबसे कम है। ये इंसानियत की मैं बातें कर रहा हूँ, पुराने ज़माने की। मतलब एक मिनट को अपने आप को समझो ना। बिल्कुल एग्जैक्टली। अपने आप को ये मत समझो हम कपड़े पहने हैं स्टूडियो में, आप समझो हमने पत्ते पहने हुए। तो हमें पता लगा कि अरे गोल्ड है नहीं ज़्यादा, सिल्वर उससे कम है। सबसे ज़्यादा कॉपर ब्रॉन्ज तो बहुत है भैया, सिल्वर भी ठीक ठाक है, गोल्ड तो है ही नहीं, इस पे तो बड़ा एफर्ट मारना पड़ता है। वैल्यू किसकी बढ़ेगी? गोल्ड की, क्योंकि जिसकी सप्लाई पीछे से डिमांड के हिसाब से बढ़ाई नहीं जा सकती। ये कॉन्सेप्ट सतोशी नाकामोतो ने व्हाइट पेपर बनाते हुए बिटकॉइन की कैपिंग दे दी, मैक्सिमम सप्लाई की। उसने उसी वर्च्यू को, क्योंकि उसने कहा कि बिटकॉइन और गोल्ड में ये फर्क है कि गोल्ड रेयर है, बिटकॉइन स्केर्स है। ये डिफरेंस मुझे बड़ी अफसोस की बात है कि मुझे 43 साल में समझ में आया कि रेयर में और स्केर्स में फर्क होता है। रेयर में पता नहीं होता है कितना, हाँ कम है लेकिन पता नहीं, रेयर ठीक है। स्केर्स पे पता है। बिटकॉइन ने कहा ओनली 21 मिलियन विल एवर बी देयर इन द वर्ल्ड। अब क्या है, ह्यूमन ग्रीड बढ़ती जा रही है, अब वो पीछे जाता है। एक तो प्रोटोकॉल के अंदर ये सॉफ्टवेयर लगा दिया कि ब्लॉक तो 10 मिनट बाद ही आएगा। दूसरा, चाहे डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, चाहे नेटो की आर्मी आ जाए, बंदूकें लेके माइनर के सर पे खड़े हो जाए, जल्दी ब्लॉक निकालो बिटकॉइन का। बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर 10 मिनट के एवरेज पे ब्लॉक देता है माइन करने के लिए। तो प्रोग्रामेबिलिटी उसकी डिफाइन है। आफ्टर एवरी 10 मिनट टक टक। घड़ी को तेज चला सकते हो? नहीं बिल्कुल। या घड़ी को स्लो कर सकते हो? वक्त का क्या है? मतलब घड़ी वैसे कर भी देंगे लेकिन वक्त तो वही रहेगा। वक्त क्या है? वक्त ऐसे है, स्ट्रेट टाइम। दुनिया की कोई ताकत वक्त को रोक सकती है? ठीक है। यहाँ पे बिटकॉइन का जो ब्लॉक है उसके अंदर इस तरीके से डिजाइन है कि उसका ब्लॉक पूरी दुनिया आ जाए ना, माइनर के ऊपर बंदूक रख दे, वो नहीं। क्योंकि इस सॉफ्टवेयर इस तरीके से डिजाइन है कि जैसे ही माइनर ब्लॉक्स जल्दी जल्दी माइन करने लगता है, क्योंकि आप इसमें अपना हैश रेट बढ़ा दो तो जल्दी जल्दी पजल्स को सॉल्व करना शुरू कर देते हो। पजल्स जल्दी जल्दी सॉल्व होती है तो ब्लॉक जल्दी जल्दी माइन होना शुरू होते हैं। एक इसमें डिफिकल्टी एडजस्टमेंट का एक इसमें सॉफ्टवेयर लगा है। वो क्या करता है, देखता है कि ब्लॉक जल्दी जल्दी माइन कर रहा है, माइनर पजल को मुश्किल कर देता है। मैथ का जो पजल है उसको और टफ कर देता है। तो जैसे ही वो टफ करने के लिए चलता है वो फिर से 10 मिनट के उस पे आ जाता है एवरेज पे। ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि बिटकॉइन कितने साल में आखिरी आएगा, कितने साल कितना आएगा और कितनी इसकी सप्लाई रहेगी। तो आपको ये वेल डिफाइंड है और नंबर आपको डिफाइंड। अब क्या, ह्यूमन ग्रीड जितनी मर्जी हो जाए, इस टाइम ह्यूमन ग्रीड अपने टॉप पे है, लेकिन पीछे से बिटकॉइन की सप्लाई नहीं बढ़ रही, तो क्या होगा? वैल्यू, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई फिक्स्ड है। गोल्ड के अंदर भी यही है, बस गोल्ड में और बिटकॉइन में इतना सा तो डिफरेंस है कि गोल्ड हमें पता नहीं कितना है,